बहुत बहुत स्वागत है आपका एजेंडा अयोध्या में। देखिए, अब यहाँ पर जिस तरीके से अयोध्या को लेकर माहौल बना हुआ है, उस माहौल में हर पॉलिटिकल पार्टी के पास ये दिखाई दे रहा है कि एजेंडा सिर्फ एक है, अयोध्या। बसपा अपने ब्राह्मण सम्मेलन करती है अयोध्या में, ओवैसी साहब अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हैं अयोध्या से। समाजवादी पार्टी भी थोड़ा सॉफ्ट हिंदू तो लेके चल रही है। प्रियंका गांधी मंदिर मंदिर जाना शुरू कर दी हैं। तो अयोध्या के जरिए ही बेड़ा पार होगा क्या 2022 के चुनाव में? आज न्यूज 18 के माध्यम से जो एजेंडा अयोध्या नाम से आपने यह प्रोग्राम रखा है, इसका धन्यवाद करता हूं। लेकिन अयोध्या नाथ की कृपा से कोटि कोटि राम भक्तों की भावना के अनुरूप देश की सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। केवल प्रदेश नहीं, देश नहीं, दुनिया के राम भक्तों की नज़र इस समय अयोध्या पर है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें मिलकर के हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि देश और प्रदेश के विकास के साथ साथ त्रेता युग हमने देखा नहीं है, पढ़ा है, सुना है, वैसा ही एक विकास, वैसा ही एक दृश्य केवल अयोध्या के लोग नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया के राम भक्त जो अयोध्या आते हैं वहाँ आकर के देखें। और अयोध्या में आकर के केवल अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि और राम राज्य ही नहीं बल्कि भगवान श्री राम की लीला अनेकानेक प्रकार से है। चाहे वह श्री राम जानकी मार्ग हो और चाहे फिर श्री राम वनगमन मार्ग हो, उसके माध्यम से भी भगवान की लीला स्थली से हमारी सरकारों का, दोनों सरकारों का मिलकर के प्रयास है कि हम लोगों को जोड़ने का काम करें। और उत्तर प्रदेश में जहां आस्था, आध्यात्म की दृष्टि से संतुष्टि, वहीं विकास और रोजगार की दृष्टि से एक बहुत बड़ा यह कार्य उत्तर प्रदेश की यानी रामलला की नगरी सरयू मैया के तट पर यह प्रारंभ हुआ है। मैं पूरे देश प्रदेश वासियों को ही नहीं, दुनिया भर के राम भक्तों को यह जरूर कहना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश की सरकार के नाते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, जो स्वप्न लोगों ने संजो करके रखा है उसे आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूरा करके दिखाएगी। और पूरा करने का पूरी ईमानदारी से, सच्चे भाव से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसका परिणाम ज़मीन पर काफ़ी कुछ दिखाई देने लगा है। और कुछ दिनों के अंदर इतनी बदली हुई अयोध्या नगरी होगी, इतना बदला हुआ जो भगवान श्री राम जी के लीला के मार्ग हैं वह मार्ग होंगे। और मार्गों में स्थित जितने भी स्थान हैं उस स्थान का भी सभी प्रकार से विकास करके लोगों को वहाँ तक जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सारा प्रबंध किया जा रहा है। जी, लेकिन ये तो मानेंगे ना आप कि आप जिस तरीके से काम गिनवा रहे हैं, सभी दलों की नजर अयोध्या पर है। सभी कार्यक्रमों की शुरुआत, खासतौर पे चुनावी कार्यक्रमों की शुरुआत अयोध्या से की जा रही है। तो 2022 के चुनाव में सभी दलों के लिए अयोध्या एजेंडा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या और अयोध्या नाथ आस्था के केंद्र हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं, पूजा के केंद्र हैं। लेकिन बाकी दलों के लिए राजनीतिक दृष्टि से अगर उन्हें अयोध्या जाना पड़ रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है। हम सदा कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और विरोधी कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए कार्य प्रारंभ है। अब जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाने का काम किया था, अब उनको भी मजबूरी में अयोध्या भी जाना पड़ रहा है। भगवान श्री राम और जी के और हनुमान जी के भी दर्शन करने पड़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी के भी दर्शन करने पड़ रहे हैं। किसी को वो भोलेनाथ का अभिषेक करना पड़ रहा है, किसी को जनेऊ दिखाना पड़ रहा है, किसी को प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाना पड़ रहा है। यह मैं भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय मानता हूं। और यह जो रास्ता अपनाए थे और वर्तमान में भी अपनाए हुए हैं,
या तुष्टीकरण और जातिवाद के आधार पर इनका राजनीतिक भविष्य पहले भी खतरे में जनता ने डाला है, राम भक्तों ने डाला है, राजभक्तों ने डाला है। आगे भी इनका राजनीतिक कोई भविष्य मुझे दिखाई नहीं देता। जी जी उप मुख्यमंत्री जी, आप इसे वैचारिक विजय मान रहे हैं। मौजूदा अयोध्या जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में अयोध्या हमेशा से ही सेंटर में रही है, इस बार हर कोई अयोध्या से ही अपने चुनावी रणभेरी की शुरुआत कर रहा है, चुनावी संग्राम की शुरुआत। ये आपकी वैचारिक विजय है, लेकिन 2022 को लेकर बीजेपी कितनी आश्वस्त है? भगवान राम बेड़ा पार लगा देंगे? देखिए, भगवान श्री राम की कृपा है। मैंने आपको बताया कि भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि और श्री अयोध्या धाम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए आस्था का केंद्र है, श्रद्धा का केंद्र है, पूजा का केंद्र है। बाकी दलों के लिए पहले भी राजनीति के केंद्र में रखने का प्रयास किया जाता था और आज भी वह ऐसा प्रयास कर रहे हैं, ऐसा अभिनय कर रहे हैं। जिन्होंने भगवान श्री राम को नकारने का काम किया था, मंदिर देख करके मुंह फेर लेते थे, विजयादशमी के उत्सव में हिस्सा नहीं लेते थे, आज उन लोगों को यह दिन देखने पड़ रहे हैं। तो यह तो मैंने कहा, यह भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक विजय है। लेकिन भगवान की कृपा से, रामलला की कृपा से और भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन से, केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से जो हमने विकास का कार्य किया है, गरीब के, किसान के, मजदूर के, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए काम किया है, उसके आधार पर हम 2022 में एक बार फिर से 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हुए बड़े बड़े दावे करते हैं, वो अपनी ही लिस्ट को देख लें कि उन्होंने 2014 में क्या कहा था, 2017 में क्या दावा किया था और 2019 में जब सपा, बसपा और लोकदल ये तीनों दल मिल गए थे तब इन्होंने क्या दावा किया था। लेकिन देश की जनता इनका असली चरित्र पहचान चुकी है कि जब चुनाव होंगे तब मंदिर जाएंगे, तब जब चुनाव होंगे तो अगड़े पिछड़े अनुसूचित सबकी बातें करेंगे, चुनाव हो जाएंगे तो सत्ता के माध्यम से जनता का शोषण करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना शोषण होने देगी, ना भ्रष्टाचार होने देगी, ना गुंडागर्दी होने देगी, ना अपराध होने देगी। उत्तर प्रदेश का विकास 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 करने का काम करेगी और अयोध्या नाथ का जो गौरव है, जो स्थान है, उस गौरव और स्थान को ध्यान में रख करके हम अयोध्या का चतुर्दिक सर्वांगीण सर्वस्पर्शी विकास कर रहे हैं और उसको हम करेंगे। केशव जी, आपने, बीजेपी कहती है कि 100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है। अखिलेश यादव 2022 को लेकर कह रहे हैं कि 400 के पार। मैंने अभी आपको कहा कि इनके जो दावे हैं श्री अखिलेश यादव जी के, आपने पहले भी उनके साथ कई बार बातचीत की होगी कि उन्होंने 14 में क्या दावा किया था, 17 में क्या दावा किया था और 19 में क्या दावा किया था। तो 22 में वो 400 नहीं, वो अभी कहने को 800 कह सकते हैं, लेकिन मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से हम नहीं रोक सकते। लेकिन जनता उनको लगातार 3 बार परास्त कर चुकी है, चौथी बार परास्त करने के लिए तैयार बैठी है। और समाजवादी पार्टी तो सारे विरोधियों को एक साथ ले ले तब भी अभी 25 साल तक सत्ता के इर्द गिर्द दिखाई नहीं देगी। वो 2017 का चुनाव जो परिणाम था उसको अगर 22 में दोहराएंगे तो यह उनके लिए बड़ी बात होगी। ठीक है, अभी जब आप बात कर रहे थे विपक्ष की राजनीति की, तो इन दिनों राजनीति लखीमपुर को भी लेके खूब हुई है। लखीमपुर को लेके प्रियंका गांधी कितनी सक्रिय रही वो आपने भी देखा, सभी ने देखा। प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, चंद्रशेखर हो, ओम प्रकाश राजभर हो, अगर मैं नाम गिनवाऊं तो लगभग सभी विपक्षी नेता लखीमपुर जरूर गए। और इस बात को लेकर अब ये माना जा रहा है कि जो किसान फैक्टर था बीजेपी के साथ, या फिर जिसको लेके बीजेपी मान रही थी कि हम किसान सम्मेलन कर रहे हैं या हमने गन्ना समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया, किसानों के लिए फायदे का सौदा था, इसके अलावा बहुत सारे और भी बड़े फैसले आप लोगों ने किए। लेकिन क्या आपको लगता है कि लखीमपुर की एक घटना ने बहुत हद तक डैमेज किया आपको 2022 के चुनाव से पहले कम से कम? देखिए, मैं न्यूज 18 के मंच से यह पूरे विश्वास के साथ और दावे के साथ कह रहा हूं
कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का किसान है। जो दुर्घटना हुई वो दुखद थी, उसका हम लोगों को भी दुख है, लेकिन किसी दुर्घटना की आड़ में घिनौनी राजनीति करना हो तो ये कांग्रेस, सपा, बसपा जैसे विपक्षी दलों का जो चरित्र इस दुखद घटना के कारण से दिखाई दिया है, उसको देखिए। अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि किसान हमारे साथ था, हमारे साथ है और पूरा विश्वास है कि किसान हमारे साथ ही रहेगा। बात विपक्ष की हुई केशव जी, लेकिन एक सवाल दोस्तों को लेकर भी। आपकी एक बहुत बड़ी खूबी कही जाती है, जमीन से आप जुड़े ही हुए हैं, कि हर वर्ग को अपने साथ ले चलते हैं, हर वर्ग के जो शख्स होते हैं वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। राजभर के साथ क्या कनेक्शन है? कभी वो तारीफ करते हैं, कभी वो छिटक जाते हैं, भविष्य में क्या छिपा है? देखिए, भविष्य में क्या छिपा है मैं उस पर कोई चीज़ ऐसा अभी आपके साथ नहीं बता सकता, लेकिन जो भी उत्तर प्रदेश के हित में, देश के हित में राजनीति के माध्यम से कुछ अच्छा करना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी के साथ आना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को जो भी प्रदेश की भाजपा की नीतियों को स्वीकार करता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता स्वीकार करते हैं, हमारी विचारधारा को देश के समाज के हित में मानते हैं, और वो हमारे साथ कोई आता है तो निश्चित तौर से पार्टी का नेतृत्व है उस पर विचार करता है और विचार करके उनको अपने साथ लेने की बात करता है। चाहे हमारे साथ जो रहे उसमें से कोई हो या जो हमारे साथ नहीं थे उसमें से कोई हो, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो भाजपा में आना चाहते हैं। पार्टी के अंदर एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के आधार पर विचार किया जाता है और विचार करके जिनको लेना होगा उनको लिया जाएगा, जिनको साथ जोड़ना होगा उनको साथ में जोड़ा जाएगा। जी, तो क्या राजभर जी की उन शर्तों से बीजेपी वाकिफ है और साथ लाने की कोशिश होगी, या उनकी कमी संजय निषाद से पूरी हो जाएगी? देखिए, मैंने कहा कि अभी जो आप सवाल कर रही हैं उस सवाल का जवाब, सवाल भी काल्पनिक हो जाएगा, जवाब भी काल्पनिक हो जाएगा। जब कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होगी, जब किसी स्तर पे ऐसी कोई चर्चा होगी, तब उसके बाद आपसे जरूर बात करेंगे, लेकिन अभी ऐसी ना कोई चर्चा हुई है ना अधिकृत इस पर कोई सूचना हम आपको दे सकते हैं। मेरे आपसे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो अखिलेश यादव की रथ यात्रा को लेकर है। एक तरफ अखिलेश यादव रथ यात्रा लेकर निकले हुए हैं, दूसरी ओर शिवपाल यादव भी रथ यात्रा लेकर निकले हुए हैं। चाचा और भतीजे जिस तरीके से 17 के चुनाव में परिवार में हमने बिखराव की स्थिति देखी थी, पार्टी को, आपको यानी बीजेपी को इसका फायदा हो गया, लेकिन अगर चाचा भतीजे मिल जाते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा? और अखिलेश यादव जो रथ यात्रा के जरिए घूम घूम कर विपक्ष की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे सरकार के कामकाज को लेकर, उस पर कैसे काउंटर करेंगे आप? आपने अनामिका जी मेरा एक नारा अभी दोहराया, आपने ही दोहराया कि 100 में से 60% हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। ये चाचा भतीजे एक हो जाएं, चाहे बुआ भतीजे एक हो जाएं, चाहे राहुल गांधी जी को भी अपने साथ, कांग्रेस को भी जोड़ लें, और जिनको जिनको जोड़ना है सब एकजुट होकर के लड़ लें। कोई मन में तमन्ना शेष नहीं रखना चाहिए और मिल करके लड़के देख लें। मुझे तो जनता पर भरोसा है, अपने कार्यकर्ता पर भरोसा है। केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से जो हमने प्रदेश का विकास का काम किया है, गरीब के विकास का काम किया है, उस कार्य पर भरोसा है कि हमारी पार्टी फिर 300 से ज़्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। उनकी पार्टी वो अखिलेश यादव जी की ये विजय यात्रा नाम दिए हुए, लेकिन मैं तो उनकी ये विजय यात्रा को पराजय यात्रा कहता हूँ। जितनी दूरी उनकी यात्रा चलती जाएगी उतनी तेजी से गुंडे, अपराधी, माफिया बाहर आ रहे हैं, और जैसे बाहर आ रहे हैं आम जनता को तो देख करके डर लग रहा है कि अभी रथ यात्रा के पीछे इतने गुंडे, अपराधी, माफिया जब आ रहे हैं तो अगर कोई विधानसभा में इनकी साइकिल पंचर होने से बच गई तो किस प्रकार से रौंदने का काम करेंगे। इसलिए अभी साइकिल का, अखिलेश जी का, इनका कोई भविष्य नहीं है। बाकी जिसका जो दल है वो अपने दल के हिसाब से कोई कार्यक्रम करता है, लोकतंत्र है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है अपने कार्यों पर, अपनी विचारधारा पर, अपने कार्यकर्ताओं पर कि हम 2022 में फिर 300 से अधिक सीटें जीतेंगे। तो कहते हैं और सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि सुशासन, कानून व्यवस्था बहुत अच्छा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बुलडोजर को हथियार बना लिया है मौजूदा सरकार ने, और वो भी सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। माफिया और गुंडा के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है बल्कि सिलेक्टिव कार्रवाई। इस पर क्या कहेंगे आप? मैंने भी सुना है, एक दिन श्री अखिलेश यादव जी ने इस प्रकार का बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी अवैध निर्माण जो हैं उन पर बुलडोजर चलवाती है,
और इसलिए भाजपा को अपना चुनाव निशान बदल करके कमल के फूल की जगह बुलडोजर रख लेना चाहिए। तो मैंने भी उनको एक सलाह दे दी थी कि समाजवादी पार्टी के शासन में गुंडागर्दी ही गुंडागर्दी होती है और उस पार्टी के साथ गुंडे अपराधी माफिया ही जुड़े रहते हैं, इसलिए उन्हें भी अपना चुनाव निशान साइकिल बदल करके AK-47 रख लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अवैध निर्माण के खिलाफ चुनाव में वादा की थी कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो अवैध कब्जे हटाने का काम करेंगे, भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो कार्रवाई हमारी सरकार बनने के बाद लगातार हो रही है। केशव जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा कि जितने भी वोट कटवा पार्टी हैं वो सब एक साथ मिल जाए, बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वही विपक्ष कहता है कि दरअसल वो तमाम जो बाहरी हैं जो वोट काटने आते हैं वो बीजेपी की बी टीम है। ये जो विपक्ष के लोग कहते हैं उनको मैं समझता हूं कि जब कोई मुद्दा नहीं होता, जब चुनाव में हार दिखाई देने लगती है तो वो इस प्रकार के बयान पहले से देना शुरू कर देते हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो उस समय EVM मशीन से चुनाव हुए थे, उस समय EVM सही थी। जिन राज्यों में भाजपा हार जाए, EVM से चुनाव हो, तो वहाँ EVM सही है। जहाँ विपक्ष के सपा बसपा कांग्रेस और जो विरोधी दल हार जाएं तो भाजपा जीत जाए तो वहाँ EVM खराब है। ये इनका चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन की शक्ति पर, अपने केंद्र सरकार के माध्यम से कार्यों पर विश्वास है। उस विश्वास के आधार पर हम ये कह रहे हैं किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, हमें एक ही सहारा चाहिए, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का। और उस 24 करोड़ जनता का हमें समर्थन मिला है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और सभी 75 जिलों में बिना भेदभाव के हमारी सरकार बनने के बाद विकास हुआ है। सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में पक्ष का विधायक रहा हो चाहे विपक्ष का विधायक रहा हो, हम लोगों ने विकास में भेदभाव नहीं किया। गरीब कल्याण की योजनाओं में कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन अगड़ा वर्ग है, कौन पिछड़ा वर्ग है, कौन अनुसूचित वर्ग है, कौन अनुसूचित जनजाति वर्ग का है, अगर वह जरूरतमंद है तो बिना भेदभाव के उसकी जरूरत को पूरा करने और योजना का लाभ देने का काम किया गया है। जिनका विपक्ष के जो नेता हैं उनका चरित्र ऐसा रहा है उनकी सरकार में, जब उनको ऐसा नहीं कि मौका उनको जनता ने नहीं दिया, लेकिन जब उनको मौका दिया तो उन्होंने जिनके लिए काम करने का वादा करके सत्ता में पहुंचे उनको भूल गए। एक ही बात याद रही, गुंडा माफिया। एक ही काम याद रहा, तुष्टीकरण की घटिया राजनीति। ये रोजा अवतार की पार्टियां करने वाले जो विपक्ष में बैठे हुए, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, इनसे मेरा सवाल है ये बताएं कि यह रोजा अवतार की पार्टियां ही क्यों करते थे। नवरात्रि अभी बीत गई, विजयादशमी बीत गया, फलाहार करवाने के लिए क्यों नहीं बुलाते थे? पहले ये मंदिर क्यों नहीं जाते थे? पहले कुंभ में डुबकी क्यों नहीं लगाते थे? लेकिन आज इनको वह सब कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि जनता भी जाग गई है और हमारी विचारधारा को जनता ने समझ लिया है, इसलिए लगातार हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आज हम देश की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर हम बहुत मजबूती से चुनाव को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारा संगठन, हमारा सरकार के माध्यम से काम और जनता का विश्वास, इसके आधार पर फिर एक बार कमल खिलेगा। शुक्रिया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राज्यसभा